कितना क्वेश्चन करोगे? बहुत क्वेश्चन करा दिए हैं, क्वेश्चन का अंत थोड़ा है। जितना किए हैं उसी को रिपीट करो, बनाओ, असाइनमेंट भेजें बनाओ, हो गया। आईआईटी वाला क्वेश्चन थोड़ा करना है। एक बार मतलब 2-3 दिन पहले जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें साइन का गलती हो गया था, माइनस हो गया। आई का साइन, आई का साइन माइनस हो गया था। तो कोई दिक्कत नहीं, आता है। आई का साइन माइनस हो गया ना, तो कुछ नहीं करना है। जहाँ पे सर्किट, मतलब वो आप इक्वेशन में आने में, अच्छा मेरे से इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। हाँ तो ठीक है, वो बोले ही थे जो इक्वेशन बन रहा था ना उसमें होता है। चेक किया ना तो बस एक साइन का दिक्कत। हाँ तो बोले थे घर में बनाने, बना लिए थे ना, आ गया था ना, बस हो गया। उसमें होता है, इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन है ना। अब यहाँ पे कोई टोक दिया तो हो गया, प्लस माइनस वही होता है। हाँ लिखो, नया चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो रहा है। हाँ लगेगा, नहीं तो खूब लगेगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हाँ चैप्टर नंबर 4 लिखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म हो गया, ठीक ना। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स हाँ कह सकते हो, मैग्नेटिज्म कह सकते हो, ठीक ना। पिछला चैप्टर भी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ही था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कब का ख़त्म हो गया है, ये मैग्नेटिज्म बोल मतलब कह सकते हो स्टार्ट हुआ है। चलो मैग्नेटिक कंपास सुने होगे, ठीक ना। क्या काम होता है? डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन एक्चुअल में नहीं बताना, वो होता है दूसरा चीज़। मैग्नेटिक कंपास का एक्चुअल में यूज़ है कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। डायरेक्शन यहाँ रखेंगे, चांद पे ले जाएंगे थोड़ा बताएगा पूरब किधर है पश्चिम किधर है। वो तो अर्थ मैग्नेट है तब ना। हाँ अर्थ मैग्नेट है, इसलिए अर्थ पे डायरेक्शन बता देता है। कहीं दूसरे जगह ले जाएंगे नहीं बताएगा, क्योंकि हर प्लेनेट मैग्नेट, वहाँ मैग्नेटिक मतलब वो उसका पोल ही नहीं होगा, ठीक ना। तो मैग्नेटिक कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करने के लिए पता मतलब यूज़ किया जाता है, ठीक ना। कहीं डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। हाँ मतलब वो डायरेक्शन की बात तो बाद में है, वो उसके लिए फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे है या नहीं, जैसे यहाँ पे हवा है कि नहीं है, हवा है तभी सांस ले रहे हैं। अगर यहाँ आदमी लोग हट जाए ठीक ना, बाद में पता चला कि एयर के कारण ये आदमी मतलब एयर नहीं था तो ऑक्सीजन नहीं था, ठीक ना। तो हवा है या नहीं है आदमी खुद पता कर लेता है, ठीक ना। जहाँ हवा नहीं रहेगा वहाँ आदमी रहेगा नहीं, रहेगा तो अपना जुगाड़ करके जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाएगा, ठीक ना। तो उसी तरह से मैग्नेटिक कंपास इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम कहीं पे जाते हैं वहाँ पता करना हो कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, उसको डिटेक्ट करने में पता किया जाता है, ठीक ना। कोई दिक्कत? लिखो, हाँ लिखो ना, एक एक टर्म लिखा रहे हैं, चैप्टर दूसरे तरह का है, एकदम दूसरे तरह से इसको पढ़ाना पड़ेगा। लिखो, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, it is an instrument used to detect the presence of magnetic field, used to detect the presence of magnetic field at a place. ठीक है, चलो यहाँ पे ना 2-3 ऑब्जर्वेशन हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक ना। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ठीक ना। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 में क्या है देखो, एक वायर है, करंट कैरिंग वायर। इस चैप्टर में वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसको
नाम से जाना जाता है करंट कैरिंग वायर, ठीक ना। इस चैप्टर में जो भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे करंट कैरिंग वायर। एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, आई लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक ना। ऑब्जर्वेशन मतलब ये साइंटिस्ट लोग किया था, उसी के बाद फिर थ्योरी बना, तो ऑब्जर्वेशन को पढ़ना जरूरी है, ठीक ना। तो ऑब्जर्वेशन पढ़ने में कुछ नहीं जाता है, ये वायर है करंट कैरिंग वायर है, करंट लेफ्ट से किधर की तरफ फ्लो कर रहा है। इसके नज़दीक मैग्नेटिक कंपास रखा, तो मैग्नेटिक कंपास में शुरू में जानते हैं अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो नील ऐसे रहता है, हाँ, तो इसके बाद डिफ्लेक्शन इसमें देखने को मिला। ठीक ना, ये मैग्नेटिक कंपास, इसमें ये डिफ्लेक्शन देखने को मिला, मतलब ये ऐसे था, जैसे इसके पास लाया ऐसे हो गया, ठीक ना। तो और स्टेड एक्सपेरिमेंट था, ठीक ना, और स्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक ना। सो ठीक ना, तो जब एक करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक कंपास को रखा गया तो उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। डेफिनेशन मतलब डिफ्लेक्शन देखने को मिला, इससे पता चलता है कि एक करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि अभी तुरंत पढ़ा है मैग्नेटिक कंपास का क्या यूज़ है, किसी भी जगह पे पता करना कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। अगर है तो उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, नहीं है तो किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं शो होगा। तो अगर इस करंट कैरिंग वायर में करंट नहीं फ्लो करेगा, यहाँ पे ये लाएंगे, किसी तरह का डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन देखा गया कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास को लाए हैं, तो इसका जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करने लगता है। डिफ्लेक्ट करने लगता है मतलब यहाँ पे प्रेजेंस है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। कोई दिक्कत, समझ गए। फिर उसी वायर में करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दिया गया, ठीक ना। तो अब क्या हुआ, ठीक ना। तो अब जो डिफ्लेक्शन है वो भी रिवर्स हो गया। ऑब्जर्वेशन नंबर इसी में देखा गया कि अगर हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो जो कंपास का नीडल है वो भी रिवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। तो ये बताया कि करंट कैरिंग वायर अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, डेवलप करता है, तभी तो ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। और इसी समय ये दूसरा एक्सपेरिमेंट बताता है कि अगर करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो इसका डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाता है। इससे लॉजिकली निकलता है कंक्लूजन कि अगर हम करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है, तभी तो इसमें रिवर्स डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ओके, ये ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन के बाद साइंटिस्ट बताया पूरा दुनिया को कि किसी भी वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है। कोई भी वायर करंट फ्लो करना चाहिए, उस पर कवर लगा है नहीं लगा है उससे मतलब नहीं है, ठीक ना। अब जैसे दीवार आजकल क्या होता है, वायरिंग कर देता है, कवर अंदर अंदर रहता है। अब कहाँ बुलाओगे, प्लम्बर को मार देगा, ठीक ना, ठीक ना, कर दिया छेद, पाइप लगाने का पता चला करंटे वाला तार में छेद कर दिया, ठीक ना। उसको करंट लगा अलग, नुकसान किया अलग, कुछ नहीं करना, इसको कंपास लाना है, ठीक ना। मैग्नेटिक कंपास लाना है, दीवार के पास दे देना है जहाँ उसको छेद करना है, अपने पता चल जाएगा, डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब वहाँ वायर है नहीं, कोई डिपेंड नहीं करता है, कवर रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। कंपास रहेगा, हाई सेंसिटिव कंपास रहेगा, दीवार के पास रखेगा, तार मतलब ऑन कर देगा, कैसे जा रहा है पता चल जाएगा यहाँ वायर है, यहाँ छेद नहीं करना है, ठीक ना। नहीं तो वायर का आजकल मूर्खवा सब रहता है, कहेगा इंजीनियर है, ठीक ना, कुछ नहीं आया सीधा फाड़ दिया, ठीक ना, ठीक ना। तो पढ़ेगा तब ना जानेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशन, मतलब इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला, कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, कैरी कर रहा है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक ना। लिखो ऑब्जर्वेशन नंबर 1। हाँ, दोनों बना लो और उसके बाद नीचे लिखना। पता नहीं क्या होता था, वो बच्चा वाला चीज़ हम नहीं पढ़े हैं, ठीक ना, पढ़े हो गए। ये सब आया है ना, नहीं नहीं, ये पढ़ना है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, नहीं तो ऐसा चैप्टर है ना बुक में तो कुछ दिया ही नहीं है।
ये कहाँ है ये वो? कोई रूल्स नहीं है अभी, लेफ्ट राइट बाद में कराएंगे, अभी पढ़ो तो। डायग्राम बना। हाँ डायग्राम बनाओ ना। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 लिखना, जल्दी लिखो, फिर जो ऑब्जर्वेशन नंबर 2 है, फिर बायट-सावर्ट लॉ ही सीधा पढ़ाना है। इसका नाम दे देना, ये है तुम्हारा क्या क्या बोल रहा है तुमने? सर वो केमिस्ट्री का कॉन्स्टेंट थ्योरी, केमिस्ट्री का कॉन्स्टेंट थ्योरी पता नहीं क्या है। अच्छा सर, किरचॉफ लॉ का डेफिनेशन पूछा जाता है क्या सर, या उसका लॉ के ऊपर सवाल रहता है? उसका दोनों लॉ का स्टेटमेंट लिखने को बोलता है। हाँ कभी कभी पूछ देता है, बेसिकली न्यूमेरिकल्स आता है इसका। बिहार बोर्ड में बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल आता है, सीबीएसई में व्हीटस्टोन का आता है। लिखो, whenever a magnetic compass is kept near a current carrying wire, the needle of the compass deflects ऐसा भी कुछ जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, वो सब कुछ नहीं। नहीं, डायरेक्शन बाद में पढ़ना है, ठीक ना। लिखो, डिफ्लेक्ट्स। हाँ, in the absence of current, it has no deflection. That shows no deflection. लिखो ना अपने मन से, it has no, जो लिखना है, ठीक ना। मीनिंग कॉन्टेक्स्ट वही निकलना चाहिए, ठीक ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इट शोज दैट। लिखो न तुम उसी में, हम थोड़ा अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। इट शोज दैट, लिखो ना, अंग्रेजी नहीं है, ठीक ना, तुम जैसे लिखना लिखो। इट शोज दैट a current carrying wire has magnetic field around it. फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, and whenever the direction of current is reversed, will reversed, the deflection of the needle also reversed. It means on reversing the direction of current, magnetic field also reversed. Current
मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो रिवर्स्ड। ठीक है, समझ गए हो ना? हाँ ठीक है, ग्रामेटिकल एरर बहुत रहता है, उससे मतलब नहीं हमको, ठीक ना, उस पर अब ध्यान मत देना। डेफिनेशन तो नहीं है सॉरी पहले नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन है, ठीक ना, डेफिनेशन है ही नहीं। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 था, ठीक ना, ये एकदम सिंपल ऑब्जर्वेशन, जिससे पता चल गया कि वायर में करंट है तो उसके चारों तरफ क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। अब हमको मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है, किसका, करंट का। तो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट से अभी तुरंत पता चल गया कि एक वायर में अगर करंट फ्लो करेगा तो वो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, ठीक ना। अब हाँ, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ठीक है। करंट समझ लो फिर से, ठीक ना, उसके बाद लिखाएंगे। इस बार फिर से करंट का रिंग वायर है, इस बार इसके नज़दीक कंपास को नहीं रखें, चार्ज को रखे हैं, चार्ज, और ये चार्ज अभी रखे हैं एट रेस्ट। प्लस या माइनस, कोई चार्ज रखो ना, प्लस माइनस जो भी है, ठीक ना। हमको पता है एक वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये चार्ज रखे हैं यहाँ पे, रेस्ट में है, किस में है, मतलब रख दिए वहीं पे, ठीक ना, और देखा गया कि ये यहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक ना। जबकि जानते हैं इसके चारों जबकि जानते हैं ये चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड के आसपास रखा गया है, और किस कंडीशन में चार्ज, रेस्ट में है। वही चार्ज याद करो पिछले चैप्टर में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उस पर एक फोर्स लगता था, F बराबर E/Q, तो चार्ज चलने लगता था, नहीं, फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन होगा। जब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये है, ठीक ना, E, और यहाँ पे Q है, अगर प्लस है तो इसके डायरेक्शन में मूव करेगा, F बराबर E, ठीक ना। अरे E बराबर F/Q होता है ना, तो F बराबर EQ, कोई दिक्कत। तो एक चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर एक फोर्स लगता है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के टुवर्ड्स और नेगेटिव में अपोजिट पढ़ाया हुआ है, ठीक ना, इसमें माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी चार्ज को रखे हैं रेस्ट में, लेकिन वो रेस्ट में नहीं रहेगा, मूव करने लगेगा। यहाँ में देखने को मिला कि रेस्ट में, कोई दिक्कत, समझ गए। तो इससे ये पता चला कि चार्ज जब रेस्ट में है तो इस पर किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है, नो फोर्स, मतलब एक करंट कैरिंग वायर में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये चलने लगता है, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब इस बार जो चार्ज लाए थे यहाँ पे लिख देते हैं, इसका v कितना है, 0, वेलोसिटी 0। इस बार चार्ज जो लाए हैं इसको एक वेलोसिटी दे दिए, ठीक ना, मतलब चार्ज इन मोशन। इस बार फिर से इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, हाँ ठीक ना। अरे वो छोड़ो डायरेक्शन की बात में, वायर में करंट फ्लो कर रहा है। इस बार चार्ज लाए हैं, उसको थोड़ा सा टोन दिए मतलब एक वेलोसिटी दे दिए। न्यूटन्स का लॉ बोलता है कि अगर किसी चीज़ को हम एक वेलोसिटी दे दिए तो वो इसी स्पीड से कांस्टेंट डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, ठीक ना। कोई फोर्स लग गया तो हाँ आइडियल कंडीशन ही मानना है, ठीक ना। तो इसको एक वेलोसिटी दे दिए कितना भी, तब ये इसी डायरेक्शन में चलने चाहिए, क्योंकि आगे पीछे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, मान के चलना है, एयर का रेसिस्टेंस नहीं है, फ्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं है, ठीक ना। कैरम बोर्ड ऐसे रूम में मान लो कैरम बोर्ड में पूरा पाउडर रहता है तो ज़्यादा दूर तक गोटी जाता है, धीरे धीरे पाउडर खत्म हो जाता है तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है ना। तो इमेजिन करो पूरा धरती पे पाउडर है और सरफेस एकदम कैरम बोर्ड की तरह है, चल पाएगा आदमी? इसको बरारी साना को कोई एक थप्पड़ मारेगा पहुंच जाएगा मेरे नहीं सरसराते हुए कैरम का गोटी हो जाएगा नहीं, ठीक है। मेरी तरह रहता है
अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे तो इसको एक वेलोसिटी दे दिए तो जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये सीधा नहीं जाता है। देखो क्या होता है, इसको जाना चाहिए था एकदम सीधा ऐसे, लेकिन यहाँ बगल में वायर में क्या फ्लो कर रहा है, करंट, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब सीधा जाना चाहिए उसके डायरेक्शन की बात हम दिखाएं, सिर्फ डिफ्लेक्शन हुआ है। ये हो सकता है चार्ज पे डिपेंड करता है, इधर भी हो सकता है टुवर्ड्स, अभी भी हो सकता है, ठीक ना। अगर इसको एक वेलोसिटी दे दिए हैं तो न्यूटन बोलता है ये इसी स्पीड से एकदम नाक के सिर में चलता रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन ये तो चलना चाहिए था इधर, इसको जाना चाहिए था सीधा, ये डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट हो गया मतलब कोई फोर्स लगा, यहाँ पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड पहले पता चल चुका है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब एक चार्ज किस में रहेगा, उस पर फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? और चार्ज जब रेस्ट में रहता है फोर्स नहीं लगाता है, ठीक ना। कोई दिक्कत, समझ गए? हाँ हाँ ठीक ना, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, उसको फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, मैग्नेटिक फोर्स। हाँ मैग्नेटिक फील्ड के कारण, हाँ मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ का फिर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो रेस्ट में, मोशन में भी लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के बाद चार्ज किसी भी तरह करे फोर्स लगेगा ही, ठीक ना, ठीक है। तो जब एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को रखा जाता है और वो संयोग से उस चार्ज में क्या है, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। इससे कंक्लूजन निकलता है कि चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में होगा और उसमें मोशन होगा तो उस पर एक फोर्स काम करेगा, और वो फोर्स किसके कारण काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। कोई दिक्कत, समझ गए? दूसरा ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकला, ठीक ना। फिगर बनाओ, दिखाएंगे। चार्ज आगे बढ़ते बढ़ते सर अंदर घुस रहा है। अरे दिखा रहे हैं अपने पथ से डेविएट हो गया, तो अपने पथ से डेविएट होगा, तुम इधरे करो ना डेविएट, कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिखाना था डेविएट हो गया मतलब डिफ्लेक्शन। अब नीचे लिखो, whenever a charge in rest is kept near a current carrying wire, it does not experience any force. It does not experience any force and remains in rest. And remains in rest. It means a current carrying wire. It means a current carrying wire has no
इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो फोर्स दिखता नहीं. इट मीन्स द करंट कैरिंग वायर हैज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो क्या होता, ये रेस्ट में रहता, मूव करने लगता, ठीक ना. अब लिखो, बट वेन एवर दिस चार्ज gives some speed in a fixed direction, then it in a fixed direction, ताकि वेलोसिटी उसका फिक्स रहे, ठीक ना. then it gets deflected. It gets deflected. It means it experiences some force. It means it experiences some force. ठीक ना, ये डिफ्लेक्ट कर जाता है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. और ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में बता दिए हैं कि नहीं होगा, ठीक ना, समझा. इट मीन्स, एक मिनट पढ़ो तो, इट मीन्स हाँ, एंड दिस फोर्स इज ड्यू टू, एंड दिस फोर्स इज ड्यू टू the magnetic field developed around the current carrying wire. Magnetic field developed due to current carrying wire. Due to the magnetic field. Current carrying magnetic field developed due to current carrying wire. ठीक है, मतलब एक चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे, शांत रखेंगे, वो शांते रहेगा नहीं. जैसे इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, क्या हो जाएगा, इधर उधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक ना, मतलब सीधा नहीं जा पाएगा. ठीक है, कोई दिक्कत. दोनों कंक्लूजन से जो सामने नया हीरो बन के नहीं आया है वो कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना. तब मैग्नेटिक फील्ड जो एक्टर सामने आ गया, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाए. नहीं, पता चल गया ना क्या हो रहा है. अभी तक पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे, हीरो कौन था, इलेक्ट्रिक फील्ड. अब तो जहाँ वायर में करंट बहेगा तुरंत उसके चारों तरफ क्या डेवलप हो जाएगा. वायर में करंट है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता है. नहीं रहता तो फिर वो शांत इलेक्ट्रॉन रहता, नहीं रहता, चार्ज पे फोर्स लगता. लेकिन एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया गया कि किसी भी तरह का फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करता है, जैसे चलने लगता है. तब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ चार्ज के बीच में होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखा जाता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो रेस्ट में रहे चाहे मोशन में रहे. तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है करंट की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट चार्ज में जब होता है तब डेवलप होता है. पिछले चैप्टर में पढ़ाया नहीं होता है. जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में रे निकलता है, ठीक ना. रेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर था. अभी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है वायर के कारण, ठीक ना. तो मैग्नेटिक फील्ड नया हीरो है, इसका सिंबल बी वेक्टर है, एरो होता है, ठीक ना. मैग्नेटिक फील्ड लिखो, बी वेक्टर. हाँ, बी वेक्टर है ये. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, ठीक ना. हाँ, अब एंट्री हो गया इसका. अब इसके साथ बहुत चीज़ें है. अभी विलन, हीरो, हीरोइन सब आएगा, ठीक ना. पूरा मूवी चलेगा, ठीक ना. मूवी की तरह पढ़ना ठीक लगेगा, ठीक ना. चैप्टर समझ के पढ़ोगे तो फिर दिमाग खराब कर देगा, ठीक ना. इस चैप्टर में ना
लिखो सबसे पहला एकदम सीधा स्टार्ट कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बायो सावर्ट लॉ, नाम है बायोट, टी साइलेंट रहता है, बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। ऐसे VART है। हाँ, ऐसे VART, बायो वो याद है फैराडे का? सावर्ट लॉ, पहले पढ़े हैं जो। किरचॉफ्स की किरचॉफ। हाँ, गूगल को किरचॉफ्स बोलोगे लेगा ही नहीं, ठीक ना। किरचॉफ बोलोगे तुरंत निकाल देगा। बायोट मत बोल देना, सर्च करोगे बायोट सावर्ट लॉ बोलोगे, हमको नहीं लगता है गूगल लाएगा। जैसे बायो सावर्ट लॉ बोलोगे तुरंत आ जाएगा, ठीक है। ये क्या बोलता है देखो, ये मान लो एक वायर है, वायर मतलब करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक ना। अब इस वायर से एक पॉइंट मान लेते हैं, इस वायर में एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक ना। इस पॉइंट से मान लेते हैं r डिस्टेंस, इस पॉइंट से r डिस्टेंस, वो सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा, जैसे भी एंगल पे हो सकता है, ठीक ना। इस पॉइंट से ये r डिस्टेंस, इसको मिला दिए, इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, क्या नाम है, P। इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अभी तुरंत पढ़े हैं कि एक वायर अगर करंट फ्लो करता है इसके अंदर, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो इतने दूर होगा, और दूर होगा, बहुत दूर हो सकता है, ठीक ना। डिस्टेंस पे डिपेंड। हाँ, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जिस पे करेगा वो आ जाएगा, ठीक ना। जैसे एक चार्ज के कारण इन्फिनाइट डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक ना। तो एक वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो कहाँ तक होगा, ठीक ना। या हाँ, इन्फिनाइट पर भी हो सकता है। तो मान लो सामने में ये बैठा है, पूछेंगे इसके पास कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके, या इस रूम में बहुत सारा वायर है, करंट फ्लो कर रहा है, मतलब हम लोग के पास मैग्नेटिक फील्ड हो सकता नहीं है, ठीक ना। ये P जो दिए हैं तो कोई पॉइंट है, पॉइंट दिए हैं, वो फॉर्मूला। अब ये वही तो बता रहे हैं, बात को ध्यान से सुनो, ठीक ना। कन्फ्यूजन किसी तरह का नहीं होना चाहिए। वायर है, तुम बोलोगे सर ये वायर देखने में नहीं लग रहा है, अलग बात है, ठीक ना। वायर वायर मानने में क्या जाता है, पढ़ना है तो मानना है। ये वायर है, इसमें दिख रहा है करंट फ्लो कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी वायर में एक पॉइंट ले लिए A। अब A से कितना दूरी पर, R दूरी पे कितना पॉइंट P, और ये R डिस्टेंस तिरछा हो सकता है, सीधा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इससे R दूरी पे एक एंगल थीटा पे एक पॉइंट P है। यहाँ पे इस वायर में फ्लो करने वाले करंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ये पता करना है। इस पॉइंट पर इस वायर में फ्लो करने वाले करंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो जानना है। हाँ, पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक ना, उसी को जानना है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा वो पता करना है, समझे। वो कौन बताता है, बायोट सावर्ट लॉ, इसी का वैल्यू देता है, ठीक ना। तो वायर है, तो वायर का लेंथ तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक ना। तो बायोट सावर्ट लॉ जो है, ये जो डेफिनेशन दिया है, ठीक ना, वो बहुत बड़ा वायर के लिए नहीं दिया है। जो जहाँ पर निकालना है वहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे वायर का, छोटा सा एलिमेंट, जैसे यहाँ निकालना है, तो ये एक ऐसा पीस कट करेंगे कि ये जो पॉइंट जहाँ से निकालना है, डिस्टेंस मेजर किया गया, वो मिडिल में आ जाए। इसे कन्वेंशन है, याद रखोगे। जिस पॉइंट पर वायर को कंसीडर कर रहे हैं वहाँ पे एक एलिमेंट लेना है, मतलब एक छोटा सा D वाला पीस लेना है। तो वो पॉइंट है, ये जो छोटा सा पीस लेंगे वो इसके मिडिल में पड़ना चाहिए, ठीक ना। तो देखो ये नीचे दे दिए कांटे, बीच में आ गया ना, इसको बोलेंगे DL। क्या बोलेंगे, DL, ठीक ना। DL स्मॉल एलिमेंट, और DL वेक्टर करंट एलिमेंट। DL जो स्मॉल पीस लिए उसको स्मॉल, वेरी स्मॉल एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। लेकिन अगर हम ये एरो लगा दिए तब इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं। एरो लगा दिए मतलब वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, ठीक ना। तो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया तो इसमें एक एरो देना होगा। तो ये जो करंट एलिमेंट होता है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है DL, मतलब उसका लेंथ कितना होगा, DL। उसका डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन में लिया जाता है। किधर लिया जाता है, करंट का डायरेक्शन देख लो,
ये हो गया तुम्हारा dl, कोई दिक्कत, समझे। r डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम करेंट एलिमेंट, ये r जो है ये करेंट एलिमेंट से इस पॉइंट p का डिस्टेंस है, कोई दिक्कत। अब यही r में अगर एरो लगा दिए तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p, ये r में अगर एरो लगा दिए तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p हो गया, ओके। अब यहाँ देखो एरो लगा दिए, कोई दिक्कत, ये वेक्टर, ठीक ना। अब ये दोनों के बीच का एंगल ये कितना, थीटा, थीटा एंगल बिटवीन dl एंड r, कोई दिक्कत। दो वेक्टर यहाँ पे dl जिसको बोलते हैं करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर, डीएल और पी के बीच नहीं p नहीं, वेक्टर के बीच ना एंगल होता है, दूसरा वेक्टर कौन है, r है ना। तो थीटा एंगल बिटवीन dl एंड r, कोई दिक्कत। फिगर बनाओ, इतना चीज़ लिखो, बढ़िया से फिगर बनाना। सर वो आर तो रेडियस था, तो वो उससे रेडियस कहाँ है, सर्कल बन रहा है यहाँ जो रेडियस, रेडियस कहाँ है? लेंथ था पहले, डिस्टेंस। हाँ तो डिस्टेंस से सर पोजीशन वेक्टर में कैसे कन्वर्ट कर दिया सर? वेक्टर पढ़े हो, तो उससे बताइए। वेक्टर और क्या, वेक्टर पढ़े, वेक्टर से मतलब नहीं है। अभी यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, बोलोगे उससे मतलब नहीं है। नहीं मतलब नहीं, मतलब याद नहीं है सर। पोजीशन वेक्टर किसी डिस्टेंस को हम मान सकते हैं, ठीक ना। वेक्टर जो पढ़ते हैं फिजिक्स में 99% वेक्टर फ्री वेक्टर्स होता है, ठीक ना। इसको ले सकते हैं, यहाँ पे मान लेंगे ओरिजिन है, और क्या मानने में क्या जाता है, पढ़ना है ना, डिड्यूस करना है रिलेशन। स्मॉल एलिमेंट को ये भी लिख सकते हो, वेरी स्मॉल पीस ऑफ वायर। बुक सब में नहीं लिखा हुआ रहता है, ठीक ना, हम पढ़ाएं इसलिए लिखा दिए इसको समझने के लिए, ये नहीं कि सर बाद में स्मॉल एलिमेंट क्या होता है। तो वो स्मॉल एलिमेंट कुछ नहीं होता बल्कि वायर का एक छोटा सा पीस होता है। वेक्टर लगा दिए तब हो जाएगा तुम करंट एलिमेंट, उसका नाम डिफाइंड टर्म हो जाता है, ठीक ना। लिखे लिखे अब देखो इसे स्मॉल एलिमेंट है, पूरा वायर के कारण नहीं, पूरा करंट कैरिंग वायर के कारण नहीं, पूरा करंट कैरिंग वायर के कारण ड्यू टू होल वायर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेट करना होगा। अभी हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, पूरा वायर के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले एक एलिमेंट के कारण निकालना होगा, ठीक ना। तो ड्यू टू करंट एलिमेंट जिसका नाम क्या है dl वेक्टर, मैग्नेटिक
फील्ड एट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पी या एट डिस्टेंस, एट डिस्टेंस आर, जिसका सिंबल हो जाएगा डी बी। डी बी छोटा सा एलिमेंट है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड छोटा होगा, ठीक ना। रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डी बी से, बाय अब बायोट सावर्ट लॉ बोलता है क्या होता है डी बी। डी बी इसका डेरिवेशन नहीं है, ठीक ना, डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन बहुत हायर क्लास में एमएससी में जाओगे तो पता नहीं वहाँ भी है कि नहीं है, नहीं पता है, ठीक ना। तो दिक्कत डी बी म्यू नॉट बाय 4 पाई, वहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, ठीक ना। दो वेक्टर दिख रहा है, एक डी एल और एक कौन, आर, डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यू। लिखो, लिखो, ये फार्मूला है, ओरिजिनल फार्मूला यही हो गया। न्यूमेरिकल इससे नहीं बनाना है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए दूसरा फार्मूला है अभी। ये विद रिस्पेक्ट टू कौन सा फॉर्मूला है सर, मतलब वेक्टर फॉर्म में? हाँ वेक्टर फॉर्म में है, हाँ यहाँ पे लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। वन बाय 4 पाई नहीं, म्यू नॉट बाय 4 पाई। हाँ उसका वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रे 8.867 बाप रे। उसका म्यू एप्सिलॉन नॉट का नहीं पूछ रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 10 9 सीधा तो याद करना है। वो तो तुम बोल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बोल रहा था। लिखा, अब इसमें सब चीज़, हाँ लिखो, मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म या वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये लिखना, वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट क्या है सर? सब लिखा है हियर, म्यू नॉट। वहाँ एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते थे, एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या था? परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। नहीं, परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस नाम था वहाँ पे, ठीक ना। इसका नाम भी वही है, नहीं परमिटिविटी नहीं, वहाँ परमिटिविटी था, यहाँ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी, परमिटिविटी, यहाँ परमिएबिलिटी, इसमें परमिट ले चुका है, ठीक ना, एबल है, हम तो जाएंगे ही, ठीक है। म्यू नॉट, नॉट लगा है मतलब फॉर एयर या वैक्यूम, नॉट कहीं भी लग गया तो समझ जाओ ये एयर के लिए है। परमिएबिलिटी और फ्री, परमिएबिलिटी का स्पेलिंग थोड़ा बुक में देख लेना, मे भी जो भी हो, कभी कभी कहीं कभी बुक में यही देखते हैं लिखा हुआ, इसलिए हम खुद कंफ्यूज रहते हैं।
ठीक ना। अब म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसका वैल्यू 10⁻⁻7, याद रख लो। 10⁻⁻⁷ हाँ, इसका यूनिट बाद में बताएंगे, ठीक ना। क्योंकि अभी डीवी का यूनिट मतलब बी का यूनिट नहीं बताएं, इसलिए इसका यूनिट नहीं बताएं, ठीक ना। 10⁻⁷। हाँ, याद रखना है, ठीक ना। अब देखो ए क्रॉस बी क्या होता है बोलो। ए बी कॉस थीटा। ए बी साइन थीटा एंड कैप, वेक्टर है ना, ठीक ना। ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल का साइन, एन टू एन कैप, ये डायरेक्शन देता है, ठीक ना। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, जिसको ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, ठीक ना। मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड को यही लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक ना। अब ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, चूँकि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। अब हमको डी बी एरो नहीं चाहिए, डी वी चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक ना। तो देयरफॉर डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर है ना, डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा रख देते हैं वहाँ पे, इसको मिटाएं। देयरफॉर डी बी म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई, और डी एल इंटू आर के बदले डी एल इंटू आर साइन थीटा बाय आर क्यूब, इसका ख़त्म टू। तो अल्टीमेटली फार्मूला हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। बुक में यही फार्मूला दिया है, ठीक ना। ये फॉर्मूला सवाल बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। अभी नहीं होगा, लिखो ना। पहला दिन में तुमको सवाल बनाने का चिंता है। आप बोले थे ना सवाल बनाने के लिए। क्या बोले, अभी हीरो का एंट्री हुआ है, अभी विलेन हीरोइन कुछ नहीं है। अभी तो हीरो के बारे में बताया जा रहा है कि कपड़ा कैसा पहना है, जूता कैसा है, बाल कैसा है, सब पता कर लो। अभी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सिर्फ पता चल रहा है कि हाँ ये सब है। कैप की वैल्यू सर 1 कैसे होगी सर, एक बार बताओ। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो कैप कौन वेक्टर होता है। हाँ, सर। यूनिट वेक्टर का होता है। ये फार्मूला अभी घोर कर पी के रखना है एकदम बढ़िया से, ठीक ना। कौन सा पहला दूसरा? सब मेन तो फार्मूला वही है, लेकिन वो काम का नहीं है। सर उसको कौन सा लिखना है? लिखो ना स्केलर फॉर्म। अरे मैग्नीट्यूड वेक्टर का 1 वेक्टर भी पढ़ाए हैं, जब 12 स्टार्ट किए थे ना, वेक्टर भी पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे रे। हाँ। वेक्टर पढ़ाए थे, मैथमेटिक्स पढ़ाए थे, सब पढ़ा दिए थे, जाके वीडियो सब है देख लो। बोले थे कि ये जब करंट स्टार्ट करेंगे उसके बाद का चैप्टर मैग्नेटिज्म में वेक्टर आने लगेगा। अब तुम लोग का स्पार्क स्टार्ट हो जाए। नहीं अब इसका डायरेक्शन भी बताना है, ठीक ना, क्योंकि वेक्टर है ना, क्योंकि इस चैप्टर में तो डायरेक्शन का तो खेल है। देखो डायरेक्शन हम बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड का किधर होगा। इसमें वो सब नहीं, थंब और हाँ सब है, थंब लेफ्ट हैंड राइट हैंड, फ्लेमिंग सर ये सब तो बोल रहे हैं, थंब लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ठीक ना। मुट्ठी कस के पकड़ना है, सब चीज़ चलेगा, ठीक ना। म्यूचुअल परपेंडिकुलर फ्लेमिंग्स का भी ना सर। अभी फ्लेमिंग छोड़ो ना, है ना, आगे क्या चलना लिखो जल्दी से। ओके।
ये मान लो ए और बी दो वेक्टर है, ठीक ना, दो वेक्टर है, कोइनिशियल वेक्टर है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना है तो सबसे पहले कोइनिशियल वेक्टर होना चाहिए। कोइनिशियल वेक्टर का मतलब दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम जगह होना चाहिए, ठीक ना। और ये दोनों के बीच का एंगल कितना, तब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, ठीक ना। तो दो रूल है, एक तो राइट हैंड लगाते हैं, एक है स्क्रू ड्राइवर देखे हो ना, ठीक ना। स्क्रू ड्राइवर देखो बताते हैं, जैसे ए क्रॉस बी निकालना है तो पहला वेक्टर कौन है, पहला वेक्टर पे स्क्रू रख दो, ठीक ना। और स्क्रू को टाइट करेंगे, मतलब टाइट नहीं करेंगे, घुमाएंगे जिधर दूसरा वेक्टर उधर की तरफ। देखो ऐसे बी है, ऐसे घूमेगा, तो ऐसे घुमाते हैं, स्क्रू किधर होता है, टाइट होता है कि लूज होता है, टाइट होगा सर। टाइट होगा तो उसका जो टिप है किधर जाएगा, अंदर, तो डायरेक्शन इनवर्ड। अब बी क्रॉस ए निकालना है, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए पहला वेक्टर कौन है, बी पे स्क्रू रखेंगे और एक तरफ घुमाएंगे, ऐसे बाहर निकलेगा, डायरेक्शन अपवर्ड, ठीक ना। अब स्क्रू ड्राइवर जिंदगी में नहीं घुमाए हो कभी, ठीक ना। तो हाथ है ना, ठीक ना, तो हाथ काम आएगा, ठीक ना। कुछ नहीं मुश्किल होता है, देखो ना, ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी है पहला ए, ठीक ना। ए पे ऐसे हाथ रख, वो सब कुछ नहीं करेंगे, देखो ध्यान से, तुम अपना लॉ काहे लगाते हो, उसमें हाथ कभी टूट जाएगा हाथ, ठीक ना। ए क्रॉस बी है, ए पे ऐसे रख देना, ठीक ना, एकदम ऐसे, मतलब एक एकदम ऐसे, ठीक ना। अंगूठा उधर होना चाहिए, अंगूठा जिधर होना होगा हो जाएगा, अंगूठा इधर नहीं लगा हुआ है, ठीक ना, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या करना है, इसको बी जिधर है उधर ऐसे, ये बता रहा है कि बी किधर है, नीचे, अंगूठा बता देगा किधर है डायरेक्शन, किधर अंदर। अब बी क्रॉस है, लो, ठीक ना, किधर है, नीचे के ऊपर, देखो इशारा कर रहा है, अंगूठा किधर, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर, बाहर, समझा। अब देखो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर है, ये जो इधर है डायरेक्शन, मतलब ए क्रॉस बी इधर होगा, तो ए क्रॉस बी, सॉरी बी क्रॉस ए इधर होगा, तो बी क्रॉस ए ऐसे जाएगा। तो ये अगर मान लो यही बी क्रॉस ए है, तो ए और बी पे ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन तो यही नहीं देगा, सब तो इस नंबर है, डीएल क्रॉस आर, बस कुछ नहीं करना है, इसको रखना है किस पे, डीएल पे, ठीक ना। आर की तरफ घुमाना, नहीं, इसको यहाँ पर वो लगाएंगे, वो भी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे नहीं, स्क्रू भी नहीं लगाएंगे, ये दोनों हटा देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे जो पहला वेक्टर है, ठीक ना, पहला वेक्टर छोड़ो, पहला वेक्टर नहीं, यहाँ हमेशा डीएल पे ये रखेंगे, क्या रखेंगे, डीएल पे ये थंब, ठीक ना। डीएल देखो ऊपर है ना, हाथ ऐसे खोल के रखेंगे, ठीक ना। मतलब जिस दिक्कत? डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में थंब रखेंगे। हाँ, और ये रहेगा आर के डायरेक्शन में, ठीक ना। अब ये मुट्ठी बंद करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, इशारा कर देगा किधर है चोर छिपा हुआ अंदर, ठीक है। और स्क्रू रखिए तो सब स्क्रू यहाँ पे लो। लो ना, स्क्रू यहाँ पर रखेंगे ना, घुमाएंगे, कसाएगा, अंदर घुसेगा, समझा। कुछ भी रखो, स्क्रू रखो, कुछ ही रखो, तो यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगा बी का किधर, अंदर। अंदर के लिए सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक ना। कल बताएंगे सब, रहने दो, कल बताएंगे डायरेक्शन पे चर्चा कल।